हम कई बार आपको ये बात कह रहे थे और अपने दर्शकों को बार बार ये बात बता भी रहे थे कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है उसका उल्लंघन खुलेआम होता है। लेकिन जब भी हम ये बात बताते थे, कुछ खबर दिखाते थे, सरकार को चेताते थे, तो बिहार के मंत्री बढ़ कर आके वापस कहते थे कि देखिए शराबबंदी का जो कानून है उसका पालन सख्ती से किया जा रहा है, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है। आज आपको एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं जिससे हमें उम्मीद है, क्योंकि बिहार की शराबबंदी कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में, बिहार सरकार की नीयत भी सामने कम से कम दिख रही है। बीते 15 दिनों में बिहार में करीब 45 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार का सुशासन अभी तक उनकी अंतरात्मा के साथ सोया हुआ है। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है वो सरकार को जगाने की कोशिश है और कम से कम कोई भी जिम्मेदार सरकार इस कोशिश से उठ जरूर जाएगी। ये स्टिंग ऑपरेशन हमने जनता के कम से कम इस वजह से करा कि जनता के कम से कुछ फायदा हो, लोग इसको देखें कि कैसे पूरे शराबबंदी कानून की धज्जियां बिहार में उड़ाई जा रही हैं। मंत्रियों के और सुशासन बाबू की नाक के नीचे पटना में आप कहीं भी हों, आपको खुले में शराब मिलेगी। आइए आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। ठंडा है ना? ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। कौन करी? मिल दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिया करो ना, अभी बेच रहे हो, 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। ये बिहार है और यहाँ अवैध शराब बेचने वालों की बहार है। कहाँ वाला है? गलत नहीं रहता, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश और बियर हम दोनों। यही हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। अवैध तरीके से शराब बेचने वाली इस महिला की ईमानदारी को सलाम है। ये न गलत करती है न गलत का साथ देती है, बस शराबबंदी वाले राज्य में 2 गुने 3 गुने दाम पर शराब बेचती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुलेआम शराब बेचने का ये खेल कहां खेला जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर जैसे ही अवैध शराब के अड्डे से महज 10 मीटर आगे ही बढ़े होंगे कि उन्हें एक सरकारी आवास दिखा। रात का वक्त था, मेन गेट के बाहर नेम प्लेट लगा था जिस पर नाम लिखा था मंगल पांडे। जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। एक और जहां चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दावे करते हैं और लोगों को समझाने की बात करते हैं कि शराब से क्या हानि होती है और क्या क्या हो सकता है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की नाक के नीचे ये अवैध कारोबार चल रहा है। मैं ये बता दूं कि ये जगह मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है पटना एयरपोर्ट से और बिहार के राजभवन से और स्वयं नीतीश कुमार जी के सरकारी आवास से। पटना के जिस इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अवैध शराब की बिक्री का भंडाफोड़ किया था, वो पटना का सबसे वीआईपी इलाका है। लेकिन जब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उनके पास कहने को कुछ ठोस था नहीं। जिस जगह पर अवैध शराब मिल रही थी वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास एक अणे मार्ग भी है। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री शराबबंदी को अच्छे से लागू करने के लिए समीक्षा बैठक में जुटे हैं। उनकी नाक के नीचे शराब बिक रही है, लेकिन इसकी उन्हें हवा तक नहीं लग रही। ऐसे में शराबबंदी को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। पटना से आदित्य वैभव के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। देखा आपने किस तरीके से मुख्य जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके घर के बाहर से ही इतनी आसानी से शराब मिल रही है। मैं कोशिश करता हूं एक बार दोबारा से आपको थोड़े विजुअल दिखाते हैं वो क्या, जो जिस तरीके से आसानी से आपने देखा जो हमारी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है। ये देखिए, ये सीधा सीधा आराम से आपको उनके घर के बाहर से ही ये पूरा मिल रहा है। शराब आप जाइए उनके घर के बाहर थोड़ा सा दूर पर जाके खरीद लीजिए। अब मंगल पांडे जी के घर से महज चंद मीटर की दूरी पर शराब बिक रही थी। बिहार सरकार के लिए यह शायद बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इस पूरे इलाके में पटना का सबसे पॉश इलाका है। इस जगह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो घर है वो महज 450 मीटर की दूरी पर है। अब आप ये मानिए कि अगर आप पटना से नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये नजदीकी कितनी है। तो आपको समझाने के लिए हमने सुबह रिपोर्टर को भेजा, ये सिर्फ तय करने के लिए कि जो बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री का घर है
वहां जहां ये शराब बिक रही है, जो दावे कर रहे हैं कि कानून पूरा सख्त है, वो कैसे सो रहा है। हम खड़े हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के बाहर और ये उनका घर है 4 टेलर रोड। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये वही जगह है जहाँ हमने अपना स्टिंग ऑपरेशन किया था। हम अपने वीजे से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा इधर आएँ और पुल की तरफ दिखाएं। ये है वो चितकोड़ा फ्लाईओवर जिसके नीचे एक झुग्गी है, बस्ती है और यहाँ दलित और गरीब तबकों के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या गरीबी है यहाँ पर। हम अब आपको दिखाने की ये कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये जगह कहाँ है और कितनी महत्वपूर्ण लोकेशन पर ये जगह है। आप देखिए कि ये नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री का सरकारी आवास है, 3 टेलर रोड। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ठीक सामने अब जो गोलंबर आ रहा है, इसकी एक तरफ बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान रहते हैं और दूसरी छोर पर हमारी दाहिनी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है। ठीक हमारे सामने मुख्यमंत्री आवास है, एक अड़े मार, और इसी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं जिन्होंने बिहार को एक ड्राई स्टेट घोषित किया था सालों पहले। लेकिन ड्राई स्टेट घोषित होने के बावजूद भी लोगों की मौतें शराब की वजह से जारी हैं। मैं एक बात बता दूं कि इस जगह से बगल में ऑलमोस्ट मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर पर बिहार पुलिस का मुख्यालय भी है और इस पॉश लोकेशन पे इतनी पास में शराब मिल रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आदित्य वैभव, टाइम्स नाउ, पटना। आदित्य ने जनहित में ये शराब का जो पूरा था, ये एक्सपोज करने के लिए वहां पर जाके इन्होंने दिखाया कि कितना आसान है और मंत्री के घर के बाहर मिल रहा है। एक बार फिर से आपको सुनवाता हूं कि कैसे आराम से आदित्य गए, बातचीत करी और कहा कि भैया ये ले लीजिए, शराब आसानी से मिल रही है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा कानून लागू हो रखा है। सुनवाता हूं आपको एक बार दोबारा ये क्या पूरा बातचीत है और फिर इस मंगल पांडे से भी हमने सवाल किए, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले ये सुनवाते हैं कि बातचीत कितनी आसानी से शराब वहां पर मिल रही थी। एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं अरे 200 रुपया, अरे भोमा 200 रुपया लेके आओ। गाड़ी 4 चक्का, गाड़ी आगे हो गई। बतुआई लेना रहते हैं, मुझे मुख्य सवाल रहते हैं। ठंडा है ना, ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। कौन गाड़ी बिल दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिया करो ना। अभी बेच रहे हो, 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। कहाँ वाला है? गलत नहीं रखा, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश अभी हम दोनों यही। हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। ठीक है दीदी। So we are standing in the state capital and we are standing outside the residence of Health Minister Mangal Pandey, and as we can clearly see in the visuals that we have already purchased can of beer and this costed us just 300 rupees. So in 300 rupees one can categorically violate the law. अब ऐसी क्या चाक चौबंद व्यवस्था होगी कि स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बाहर ही ऐसे आसानी से शराब की बिक्री हो रही है। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ये सवाल पूछा कि आप भाई साहब आपके घर के बाहर ही शराब मिल रहा है, पहले वहीं पे कंट्रोल कर लीजिए, बाकी पूरे स्टेट में बाद में कीजिएगा। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। नहीं, देखिए, सभी दलों ने मिलकर यह निर्णय किया बिहार में कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और सदन में सभी दल के नेताओं ने यह शपथ लिया कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे और शराब का सेवन यदि कोई करता है तो हम उसको रोकेंगे। तो हम सब लोगों की यह जिम्मेवारी है कि शराब का सेवन यदि कहीं हो रहा है
तो उसको रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, क्योंकि कानून भी अपने विधानमंडल से ही बना है, तो जो कानून बना है उस कानून का अनुपालन किया जाए, करवाया जाए, उसमें सब लोग सहयोग करें। और कहीं से इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि कोई कानून तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, गैर कानूनी तरीके से शराब का व्यापार कर रहा है, तो वैसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो पुलिस तंत्र है, पुलिस तंत्र काम कर रहा है, मद्य निषेध विभाग जो है वो काम कर रहा है, सरकार की जो एजेंसी जो वो काम करती है, तभी तो आखिर ये शराब भी तो पकड़े जा रहे हैं ना। शराब कौन पकड़ रहा है? सरकार की एजेंसी ही पकड़ती है। अब नेताजी यही बता रहे हैं कि सरकार की एजेंसी ही पकड़ती है, देखिए काम पूरी तरीके से चल रहा है। नेताजी ये नहीं बता रहे कि उनके घर के बाहर शराब मिल रही है, उसका होगा क्या। अब आपको लगा कि अगर ये सिर्फ एक ऐसी घटना पटना में ही हो गई, शर्मनाक है सरकार के लिए, पर सिर्फ पटना की बात नहीं है। थोड़ा दूर चलते हैं, पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर एक जिला है वैशाली। वैशाली में भी शराब धड़ल्ले से मिल रही है, उसे भी हमने कैद किया स्टिंग कैमरा पे, दिखाते हैं आपको। राज्य की राजधानी पटना से लेकर बाकी जिलों का हाल कैसा है, इसे टाइम्स नाउ नवभारत आज फिर से आपके सामने रखने जा रहा है। अब वैशाली के महनार चलते हैं। ये पटना से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सड़क किनारे होटल में रोटी सब्जी मिले ना मिले, शराब जरूर मिल जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने महनार में सड़क किनारे एक होटल में शराब को लेकर बात की। सिलसिला आगे बढ़ा तो होटल चलाने वाले भाई साहब खुलने लगे। फिर खुलते खुलते उन्होंने बोतल खोलने तक की बात कर दी। तक शराब की बोतल खाने की टेबल तक पहुंच चुकी थी। मिलेगा भैया, बहुत महंगा, 300 रुपये नहीं। ये स्कीम दारू अभी ऐसा ही इतना ना हल्ला है दारू का कि मतलब मरिए रहा है। मैं आप नहीं रखते, फोन करेंगे लेके आए। नहीं 8 में चलेगा, 8 का पाउच बोला नहीं आता है। बात यही खत्म नहीं होती है। रिपोर्टर आगे दुकानदार से पूछता है क्या ये लेना ठीक रहेगा। जवाब आता है बिल्कुल सही रहेगा। जैसे एवो का माल लाया हुआ है, 4 को रखा हुआ, इसका गांजा पकड़े हैं दरोगा, तो सिपाही लोग बचा दिया, उसी के लिए मंगाया है, तो उसकी वजह से हम आपको एगो दे देंगे, उसको बाद में मंगा के दे देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, यही मिल सकते हैं कि बाहर ले जाकर पीना होगा। माल ऐसे जल्दी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 आदमी 3 का बनेगा, बहुत खुला हुआ है। इसके बाद हमारी टीम उसी होटल में खाना ऑर्डर करती है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि हम ये देख सके कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचने को लेकर लोगों में कितना खौफ है। इस बीच हमने देखा कि किसी को कोई डर नहीं है। कोई डर मतलब कोई डर नहीं। सिलसिला आगे बढ़ा तो हमारी टीम ने शराब के छोटे बोतल को लेकर शिकायत की। दुकानदार ने उसे बदल दिया। कहाँ लिखे? दूसरा दे देना आपके पास, अगर लिखे नहीं, हमको लेके जाना है, हम गाड़ी में ले जाकर रखते हैं। आगे टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने दुकानदार से पूरी जानकारी ली। ये महनार की कौन सी जगह है। जानकारी मिली कि ये ऑटो स्टैंड है। ये सब जानकारी इसलिए ली जा रही थी ताकि पता चले कि वैशाली में कैसे कानून और प्रशासन को एक साथ चुनौती दी जा रही है। महनार में पुलिस स्टेशन के पास शराब बिक रही है। खुलेआम शराब बेची जा रही है। ये सच है कि बिहार में शराबबंदी एक मजाक का नाम बनकर रह गया है। राजधानी पटना हो या पटना से थोड़ी दूर वैशाली, किसी को कोई डर नहीं है। हालात ये है कि बिहार में शराब एक जिन्न का नाम है जो दिखता कहीं नहीं पर बिकता हर जगह है। आदित्य वैभव, पटना, टाइम्स नाउ नवभारत। देखा आपने तो शराब कितनी आसानी से मिल रही है, ये भी साफ हो गया। मंत्रियों की नाक के नीचे मिल रही है, ये भी साफ हो गया। उसको लेकर आज एक बड़ी लंबी बैठक बिहार में चल रही थी मुख्यमंत्री जी की। ये करीब 6-7 घंटे से लगातार ये बैठक चल रही थी, अभी अभी खत्म हुई है।
क्या इस बैठक में निकल कर आया, उसको जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, बहुत लंबी बैठक हुई, इतने सारे लोग मारे गए जहरीली शराब पी के, उसके काफी दिनों बाद याद आया मुख्यमंत्री जी को उस पर बैठक करना। क्या निकला, कुछ नतीजा निकला बैठक से? बिल्कुल, एक मैराथन बैठक चली आज दिन भर, 11 बजे से शुरू हुई, अभी तुरंत खत्म हुई है और अब थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाने वाला है कि आखिर क्या फैसले लिए गए और क्या बातें छन के आई। अभी तक के हिसाब से बात यही सामने आ रही है कि बिहार के डीजीपी और बिहार के मुख्य सचिव दोनों मीडिया को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या निर्णय लिए गए। ठीक है, तो ये वैभव हमको बता रहे थे कि किस तरीके से अभी बैठक खत्म हुई। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वैभव ने बहुत सारा इस पर काम भी किया। आपने देखा किस तरीके से हमने आपके सामने रखा। अब क्योंकि ये बैठक हो रही थी, पिछले कई दिनों से चल रही, पिछले कई घंटों से चल रही थी, शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक जो है वो तो अब खत्म हो चुकी। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के पास कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये सब बैठकों का तमाशा कितने समय से चलता है। मंत्रियों की नाक के नीचे जो हो जाता है उन्हें ध्यान नहीं रहता। जहां पर बैठक हो रही है उससे चंद कदम दूर शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। अब शराबबंदी का स्टेट है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वहां पे जाके फेंक जाएगा। इतनी आसानी से कोई शराब पी रहा है तभी ये बोतलें सड़क पर मिल रही हैं। आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। के बगल में ये जगह है जहाँ पर शराब मिली है, शराब की खाली बोतल यहाँ पर फेंकी हुई मिली है। और अभी जो गाड़ी है, लेकिन ढक्कन अभी भी है, की बोतल यहाँ से उठाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शराब की बोतल, खाली बोतल फेंकी हुई है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जो सफाई है, चूँकि जब ये मीडिया वालों की नज़र इस पर पड़ी है उसके बाद यहाँ पर सफाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर अभी भी एक जो शराब की बोतल है वो यहाँ पर फेंकी गई है और वो अभी भी यहाँ पर है। यानी कि आप समझिए कि संवाद जहाँ पर मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरह से उसके बगल में आप देखिए यहाँ पर शराब की बोतल की जो कैप है वो यहाँ पर गिरी हुई है और इस तरह से कई और बोतल यहाँ पर शराब की मिली है, खाली बोतल। अब देखिए यहाँ पर ये संवाद के बगल की तस्वीर है और यहाँ पर चूँकि मुख्यमंत्री यहीं पर, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। उसके अलावा जो है वो देखिए आप टूटी हुई बोतल भी वहाँ पर आपको दिख जाएगी और इस तरह से कई बोतलें यहाँ पर दिखी है। और उसके बाद जो यहाँ पर कचरा है उठाया जा रहा है, आप वो भी तस्वीर देखिए कि कचरा वाली गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और वो यहाँ पर उठा रही है। तो सवाल है कि आखिर एक तरफ मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर इसमें कहां कहां खामी रही है, और दूसरी तरफ जहां पर ये बैठक हो रही है मुख्यमंत्री आवास के चंद कदम की दूरी पर इस तरह से खुले में जो शराब की खाली बोतलें हैं वो फेंकी हुई है। तो ऐसे में सवाल सिस्टम पर है, सवाल पूरी व्यवस्था पर है कि आखिर जो शराबबंदी की बात सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं वो कहाँ है। क्योंकि अगर सीएम हाउस के बगल से शराब की खाली बोतलें मिलती है, जहां पर समीक्षा बैठक की जा रही है वहां के बगल से, तो ये अपने आप पर सिस्टम पर बड़ा सवाल है। साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री थोड़ी जगह जगह जाके देखेंगे कि कौन शराब पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। हम ये नहीं कह रहे मुख्यमंत्री जाके देखेंगे, पर हम ये सिस्टम की आपको बात बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ये पूरा लागू किया उसके बाद कितना डर है बिहार के अंदर और कितनी तत्परता से लागू हो रही है पूरी स्कीम, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। क्योंकि इस पे सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर और इससे सरकार को फायदा नुकसान क्या हो रहा है, जनता को फायदा नुकसान क्या हो रहा है, उस पर बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन बिहार में शराबबंदी की सच्ची तस्वीर जहां दिखती है वहां टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर पहुंचे। पटना के डंपिंग ग्राउंड से आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ है। अब लोग पूछेंगे जब शराब बंदी है, यहां तो गुजरात की तरह परमिट पीकर भी लेकर भी शराब नहीं पी सकते, तो फिर ये बोतलें आ कहां से रही हैं? बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार में शराबबंदी का रिव्यू कर रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डंपिंग यार्ड में, जो कि गर्दनी बाग इलाके में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कूड़े का अंबार लगा है और लोग उसे छानबीन कर रहे हैं। हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तफ्तीश के लिए तो हमने देखा कि लाख प्रोहिबिशन का इन्फोर्समेंट हो जाए और
सरकार लाख दावे कर ले इसके बारे में, लेकिन ये शराब की जो बोतलें यहाँ सामने हैं ये एक अलग स्थिति बयां कर रही हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी शराब की बोतलें हैं। हम अभी और थोड़ी अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ बेहतर विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रोहिबिशन का इन्फोर्समेंट किस हद तक है बिहार में। और ये मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ नगर निगम के क्षेत्र के लोगों के द्वारा फेंका हुआ कूड़ा आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पटना के नगर निगम के इलाकों का कचरा है जिसमें इतनी सारी शराब की बोतलें देखी जा सकती हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ बोतलें तो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही हैं जबकि कुछ बोतलें पुरानी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी। दीदी ये बताइए, आप कुछ बता रही थी, कैसे बेचती हैं और इसका क्या होता है? कितना हो बहन? कितना मिलता है पटना में डेली कूड़ा में से? 2 किलो 3 किलो मिला है ना। अच्छा, 2 किलो 3 किलो के आसपास बोतलें मिल जाती हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि हर दिन 2 से 3 किलो बोतलें इनको सिर्फ नगर निगम क्षेत्र से मिलती हैं और ये सिर्फ वो बोतलें हैं जिनको यहाँ लेके आया जाता है। इस तरह के और भी डंपिंग ग्राउंड्स हैं नगर निगम के क्षेत्र में। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि यही कुल कंजम्पशन है पटना का और इसके अलावा बोतलें नहीं हो सकती। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ शराब की बोतलों का अंबार तो नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में अलग अलग जगह पर ये अभी भी पी जा रही है। और इस बात की तस्दीक ये बोतलें कर रही हैं जो कि अब देखा आपने, कचरे में भी शराब मिल रही है, खरीदने में भी आसानी से मिल रही है। तो बिहार में शायद शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही लागू हो रही है, उसका हम लोग लगातार, क्योंकि एक मुहिम के तौर पे इस बात को दिखा रहे हैं। हम आपको थोड़ी देर तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने इसी पे इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था और कोशिश करी थी कि सरकार के सोए हुए जमीर को भी और सरकार की व्यवस्था को भी जगा दें। ये सब तब हुआ था जब बिहार के अंदर जहरीली शराब पीने के बाद 45 लोगों की मौत हो गई थी। हमने इसे प्रमुखता से उठाया था, नीतीश कुमार सरकार से सवाल भी पूछे थे और इसके बाद ही ये बात हुई थी कि इस पे समीक्षा की जाएगी, जिसकी बैठक आज ली गई। अब फटाफट इस खबर से निकलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा बहस, एक बड़ा सवाल अब ये इस बात पे उठ रहा है कि इस शराबबंदी का बिहार में फायदा क्या है। सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इसका फायदा यह है कि इससे जो क्राइम रेट है, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं, वो सब कम होते हैं। क्या ऐसा है शराबबंदी और पहले का? हमने कुछ एक कंपैरिजन किया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, चलिए पहले आपको बताते हैं कि वहां पर रेट में डिफरेंस कितना है। जो शराब हरियाणा में 350 की मिलती है, उत्तर प्रदेश में 80 रुपए की मिलती है, वही बिहार में करीब 2,500 से 3,000, और जो यूपी के अंदर 80 रुपए की मिलती है वो भी महंगी मिलती है। अब कैसे ये सब रुकेगा, क्योंकि ज्यादा कमाई की वजह से अवैध शराब का जो धंधा है वो बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ऐसे कई कारण हैं जिससे कि बिहार में अवैध सप्लाई जो है वो रुक नहीं रही है। नए नए लोग इस शराब की सप्लाई में उतर रहे हैं, बच्चों को भी इसमें आगे किया जा रहा है। इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें जो देखा जा रहा है कि भाई कैसा वहां पर पूरा बिहार में शराब का जो काम है वो बड़े धल्ले से चल रहा है। अब मैं जो आपको क्राइम की बात बता रहा था, 2016 में जब से शराबबंदी आई है, मर्डर के केस जो बिहार में है 2581 उससे पहले थे। एनसीआरबी का 2019 तक का मैं अगर डेटा की बात करूं तो बिहार 2020 में 3150 केसेस मर्डर के हैं, यानी कि बढ़ोतरी जो है 22%। तो ऐसा तो है नहीं कि शराब पीने के बाद उस पर कुछ क्राइम में फर्क आया हो। किडनैपिंग का भी आप देख लीजिए, थोड़ी बढ़ोतरी ही मिलेगी, 8% की बढ़ोतरी मिल रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ शराब पीकर ही लोग कोई किडनैप करते हैं या शराब नहीं मिलेगी तो उसका कुछ असर नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर यही आर्ग्यूमेंट नीतीश कुमार बार बार देते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार की बात होती है उसमें 13,400 मामले 2016 में शराबबंदी से पहले और अब 15,349 मामले लगाए गए थे, यानी कि फिर भी बड़े हैं। चोरी डकैती के मामले भी बड़े हैं। तो क्या राजस्व का आपको नुकसान हो रहा है? ऐसा कोई सोशल पैरामीटर पे दिख नहीं रहा है कि उसका फायदा कितना हो रहा है। हाँ, एक बात है कि महिलाओं का घर में अगर कोई पैसा बच रहा है उसके बारे में जरूर बात कर सकते हैं, उसका भी डेटा निकाल के थोड़े दिनों में आपको दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के लगता नहीं कि इस शराबबंदी का कोई बहुत बड़ा असर कम से कम वहां पर दिख रहा है। तो सवाल फिर वही, ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जिससे ना तो लोगों का कोई भला हो रहा हो और धड़ल्ले से वो जिनके पास पैसा है उनके लिए बिक भी रही हो। एक खबर आ रही है राजस्थान से।
बड़ी ही कमाल की खबर है। इसके बारे में पहले आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देख लीजिए आप। राजस्थान में जो टीचर का ट्रांसफर के लेकर मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत के सामने ही उनकी पोल खुल गई। कैसे उन्हीं के सिस्टम में टीचर्स ने उनके सामने सच बताया कि मुख्यमंत्री के सामने ही पैसे देकर, घूस लेकर किस तरीके से राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा धंधा चल रहा है। इस खबर के बारे में आपको बताता हूं। अशोक गहलोत एक टीचर्स के प्रोग्राम में गए थे। वहां पर उन्होंने पूछा कि देखिए, क्या पैसे लेकर यहां पर कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलता है? टीचर्स ने, और एक दो टीचर्स ने नहीं, सबने एक मत से कहा कि ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब किसी भी मुखिया के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कितनी ये एम्बैरेसिंग बात होगी, ये अशोक गहलोत के साथ हुई। पहले आपको सुनवाता हूं कि ये पूरा हुआ क्या मामला। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? अब सुना आपने, मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, ऐसा है? लोगों ने सामने सामने पोल खोल दी। और वहां पर बैठा कौन हुआ था? वहां पर बैठे हुए थे दोतासरा साहब, जो कि वहां के जो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। अब बताइए, इससे बड़ा फीडबैक सिस्टम क्या होगा? अब उम्मीद कर रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब इस पर कुछ एक्शन जरूर लेंगे। 10 बड़ी खबरों का वक्त हो गया है, फटाफट से लेता हूं। कोई ब्रेक लाइन में सुना आपने, मैं खबर के बारे में आपको बता रहा था, वो खबर आपको यहीं पर पहले दिखाता हूं कि 200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में एक कैदी हैं, सुकेश चंद्रशेखर, हाई प्रोफाइल कैदी हैं। ये तस्वीरें भी आपको फुल फ्रेम भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इन तस्वीरों में दिख क्या रहा है। जेल के अंदर पूरी अय्याशी चल रही है, ऐशो आराम की लाइफ एक आदमी तिहाड़ जेल में जी रहा है। और यह बड़ी हाई प्रोफाइल जेल है, यहां पर उसको सारी लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं। सुकेश जेल के अधिकारियों को हर 15 दिन में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, 75 लाख रुपए की घूस देता है। टाइम्स ऑफ नवभारत के पास जेल की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, जिसके घर से जब छापे पड़े थे तो ये लग्जरी गाड़ियों का काफिला, दुनिया की जो गाड़ी आप सोच सकते हैं, इसके गार्डन में खड़ी हुई थी। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का ये आरोपी है और सुकेश चंद्रशेखर शान से अपने जेल के अंदर अपना जीवन गुजार रहा है। तो मैं फुल फ्रेम पहले आपको दिखाता हूं कि जेल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज दिखा क्या रही है, क्या वो फुटेज कह रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये तो उस वक्त की जो है तस्वीरें हैं जब उसके घर पे छापा पड़ा था, पर हम सीधे हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर आते हैं। ये आप देख रहे हो पूरे जो उसका जो एक सेपरेट बाथरूम है, उसको वहां पर बढ़िया तरीके से उसको शैम्पू वगैरह मिल रहे हैं साथ में, और ये सारी जो सुविधाएं हैं उसको अंदर ही मिल रही हैं। एक बैठक बनी हुई है, एक अलग गद्दा मिला हुआ है, उसको सब शैम्पू पाउडर सब जेल के अंदर आराम से मिल रहा है, पर्दा लगा हुआ है उसमें। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से एक वीआईपी कैदी के लिए एक पूरा अंदर अलग इंतजाम करके रखा गया है। उसको मोबाइल से वो बात भी कर पा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए इतने बड़े स्कैंडल की। ये तब की बात है जब इस देश के अंदर हालात जो हैं कैदियों के, वो बिल्कुल दयनीय है। मैं एक ग्राफिक आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। भारत में कुल 4,78,600 कैदी इस वक्त जेलों में है। कितनी कैपेसिटी है? 70% इसमें से जो कैदी हैं जो वो विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि अंडर ट्रायल्स हैं। कैपेसिटी कितनी है? 4,03,700 कैदियों की कैपेसिटी है, यानी कि आप जो कैदी हैं 19% जेलों में भरे पड़े हैं। 100 अगर मान लीजिए कैदियों की जगह है तो 119 कैदी इस वक्त भारत की जेलों में ठूस के भरे गए हैं। वहां पर कुछ ऐसे वीआईपी कैदी भी हैं जिनके लिए पूरा एक अलग एनक्लोजर है, पर्दे लगे हैं, शैम्पू मिल रहा है, पाउडर मिल रहा है, आराम से जेल के अंदर अपना समय गुजार रहे हैं। ये एक बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो हम कोशिश करेंगे अब लोकतंत्र में थोड़ा आपकी से जुड़ी हुई
चुनावी जो खबरें हैं उनको भी लेके आते रहें। और आज इसमें बड़ी खबर जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्घाटन था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसको लेकर है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, लखनऊ को गोरखपुर से ये जोड़ती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे पूर्वांचल के लोगों को काफी फायदा होगा, उनका विकास होगा। और इसी बात पर उत्तर प्रदेश के, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सियासत थोड़ी दूर रह जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसी बहाने अखिलेश यादव को निशाने पर भी लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे इस एक्सप्रेसवे को भुनाने की कोशिश कर रही है, उस तर्ज पे प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। अब इस पर विपक्ष ने जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष ने करारा हमला बोला, वो भी आपको सुनवाते हैं। सोचिए आप कितने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था और आज 5 साल बाद भी वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है, समाजवादी ने इसका शिलान्यास किया था और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है, समाजवादी के कामों को अपना काम बताने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम और नंबर और उद्घाटन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि झूठ बोलना पाप होता है। सोचा किसी दूसरे ने, कल्पना की किसी दूसरे ने, उसका प्रारूप दूसरे ने बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेने को पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके मानक घटाने के। उन्होंने जो लागत घटाने का एक नाटक किया, उसमें तमाम सुविधाएं, तमाम चीजें कम कर दी। लागत के नाम पर उसके जो क्वालिटी है उससे भी समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी महंगाई की वजह से, छुट्टा जानवर और अराजकता की वजह से उसका उत्तर प्रदेश में जाना तय है। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार उस पर लगातार प्लेन उतर रहे हैं, जा रहे हैं, 3-4 दिन से सिर्फ यही हो रहा है, ये प्रचार स्टंट। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरे दिन आज उन्होंने इसी हाईवे से रिपोर्टिंग करी है। आदर्श, एक तरफ प्रधानमंत्री के वहां पर एयरफोर्स के हवाई जहाज उतरवा रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पूरे तरीके से चुनावी हमला किया है। कुल मिलाकर हाईवे जो है वो लोगों की सुविधा से ज्यादा एक वोट बैंक का केंद्र बन गया है। देखिए, इस वक्त भी मैं उसी हाईवे पर मौजूद हूं और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी आती है वो अपने पुराने कामों के बारे में बात करती है। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बसपा में भी ऐसे कई काम हुए थे जिसको समाजवादी पार्टी ने अपना बनाकर उसका उद्घाटन किया, उसको अपने नाम दर्ज करवाया। और यही हो रहा है इस वक्त भी, जब बीजेपी ने लगातार इस पे काम किया है, साथ ही साथ इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस को कंप्लीट किया है। उसके साथ अगर आप अभी देखें तो अभी भी आज उस गुणवत्ता की क्वालिटी का भी टेस्ट हुआ है, जिसमें ना सिर्फ लड़ाकू विमान उतरे बल्कि भारी भरकम जो एयरक्राफ्ट होते हैं, कैरियर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो भी उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर क्वालिटी और गुणवत्ता को लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूर्वांचल के लिए है। 28 जिले आते हैं, 164 सीटें आती हैं। इसको, इस पूरे इलाके के वोट बैंक को कैसे अपना बनाया जाए और इस पूरे विकास के काम को कैसे अपना बताया जाए,
पूरी लड़ाई इसी बात की है और कहीं न कहीं विपक्ष भी ये बात मानता है कि पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है वो विकास की नई गाथा गढ़ रहा है और इसीलिए शायद उसको अपना बताने की होड़ मची हुई है। निकलना है, लेकिन मैं एक बार अगर आप अपने कैमरा पर्सन से आप कहें, मैं आदर्श को दोबारा से यहां पर लेकर आता हूं जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपके पीछे उसी एक्सप्रेसवे का नजारा बहुत बढ़िया दिख रहा है, लाइट जली हुई है, फुल फ्रेम जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दें। कम से कम इस राजनीति में ये अच्छी राजनीति है, लड़ते रहिए, श्रेय के लिए लड़ते रहिए, लेकिन कम से कम जनता का थोड़ा भला कर दीजिए। आदर्श थोड़ा दिखा दीजिए जरा पीछे अपने, जो आप ये लाइटें दिख रही हैं, पूरा एक्सप्रेसवे दिख रहा है। बिल्कुल 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 मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि दूर तक कलरफुल लाइटें लगी हुई हैं, रोड के चारों तरफ यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बोर्ड के साथ ये बताया भी गया है कि गाजीपुर के साथ साथ अयोध्या और जगदीशपुर जो है वो यहाँ पर काफ़ी नज़दीक है। और ऐसे में अगर आप देखें तो दूर तक चमचमाती लाइटों के साथ इस पूरे एक्सप्रेसवे को सजाया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप गुणवत्ता और क्वालिटी की बात करें तो उस पर भी कई मानक ऐसे हैं जिसको टेस्ट करके ही इसे बनाया गया है। तस्वीरें आप देखें तो जिन जगहों पर क्रॉसओवर लगे हुए हैं, यानी यहाँ जहाँ पर गाड़ियों या फिर रोड का मिलन हो रहा है, जहाँ पर गाड़ियाँ या रोड एक दूसरे से सट कर निकल रही हैं, उन जगहों को भी बाकायदा हाईलाइट किया गया है। पुलिस के पिकेट वाहन जो हैं वो अभी भी आपको दिख रहे होंगे, जो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। 8 एम्बुलेंसेस के पॉइंट है और अभी भी एक एम्बुलेंस अगर आप देखें तो यहाँ से गुजर रही है, जो लगातार गश्ती करती रहती है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार ये बताती हैं कि कैसे इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ना सिर्फ कम समय में तैयार किया गया है बल्कि कम लागत में भी तैयार किया गया है। ये अगर आप तस्वीर देखें तो ये जो रास्ता है ये गाजीपुर से होकर आजमगढ़ को जोड़ते हुए तमाम जो इसके ज़िले हैं, पूर्वांचल के ज़िले हैं, उनको जोड़ते हुए। अब देखना ये मजेदार होगा कि ये पूरा जो रास्ता है वो चुनावी रास्ता किसके लिए ये निकल के जाता है, गद्दी तक किसको पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे जुड़ी हुई बड़ी खबरों को लेकर।